नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका को लेंगे। चूँकि ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्थापना 2009 से हुई है, उससे पहले व्यवस्थापिका के माध्यम से ही लॉर्ड्स ये काम करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें अपन ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई, जो कि यूनाइटेड किंगडम के जो सीनियर जज थे और जो अपर हाउस के पार्लियामेंट के जो आदमी थे, ये इससे अलग हुए। फॉर सेपरेशन बिटवीन यूके सीनियर जजेस एंड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो सर्वोच्च सदन है उसके सेपरेशन से हुआ। ये एम्फेसाइज करती है तो स्वतंत्रता के बारे में ऑफ द लॉर्ड्स एंड इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स। ये इस बात को आगाह करती है, 2009 की जो स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की हुई, वो इस बात को आगाह करती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, जो कि किसके बीच में, पार्लियामेंट के बीच और न्यायालय के बीच। द लॉ लॉर्ड्स, जो कि लॉ लॉर्ड्स थे, आल्सो नोन एज लॉर्ड्स ऑफ अपील इन ऑर्डिनरी। साधारणतः जो लॉ लॉर्ड्स थे वो अपील के साधारणतः अपील ये लॉर्ड्स के बारे में जाने जाते थे, जो क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड थे, और जो फुल टाइम जजेस थे, जो न्यायपालिका के काम करते थे। जो जुलाई 2009 तक जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य थे वो ये काम करते थे। जुलाई 2009 व्हेन दे लेफ्ट पार्लियामेंट, जब उन्होंने संसद छोड़ी, टू बिकम द जस्टिस ऑफ न्यू यूके कोर्ट, इट इज़ द फाइनल अपील कोर्ट इन यूके। ये लास्ट अपील थी, जो कि जुलाई 2009 में कोर्ट की स्थापना के साथ से ही। इसका मतलब ये हुआ कि 2009 से तक पहले जो लॉर्ड्स थे वो ही ये काम करते थे, और उनमें जो हाईली क्वालिफाइड होते थे वो अपील की बात देखते थे। चूँकि ये 2009 से स्थापित हुआ, इसके बाद हम इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, जब क्योंकि ये प्रश्न आपके अभी इतना बड़ा नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2009 से इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अब बात करते हैं अपन अमेरिका की। अमेरिका में शासन का तीसरा अंग सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, और इसमें निरोध एवं संतुलन की व्यवस्था भी, चेक एंड बैलेंस की स्थिति भी है, ताकि शासन का एक अंग अन्य दो अंगों पर अपना नियंत्रण रख सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति विस्तृत कर ली, और यदि इंग्लैंड संसदीय प्रभुसत्ता के लिए जाना जाता है, तो अमेरिका न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान का प्रधान लक्षण माना जाता है। गठन, यह एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक होती है हर देश के लिए। अनुच्छेद 3 के अनुसार एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हुई। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। संविधान में जजों की सेवा, संख्या, शर्तें, योग्यताएं, वेतन, भत्ते कुछ के बारे में कुछ नहीं संविधान लिखता। ये व्यवस्थाएं कांग्रेस द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। कांग्रेस के अनुसार 1789 में न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक प्रधान जज व 6 सहायक जज थे। बाद में 1+8 9 कर दी गई। इनकी नियुक्ति सीनेट के समर्थन से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। सामान्यतः सीनेट का समर्थन जिसको मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नियुक्ति वापस भी लेनी पड़ती है। सीनेट का समर्थन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी इनको वापस लेनी पड़ती है। 1930 राष्ट्रपति हूवर द्वारा जॉन पार्कर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और जब 1930 में राष्ट्रपति जो हूवर था, उन्होंने पार्कर को मुख्य न्यायाधीश बनाया था, लेकिन 1968 में जॉनसन द्वारा अबे फोर्टास की नियुक्ति को सीनेट का समर्थन नहीं मिल सका। जजों की योग्यता के बारे में कोई लिखित कानून या नियम नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति अपने पसंदीदा लोगों को ही नियुक्त कर देता है, और जिसके हाथों में अपने प्रिय मित्रों को राजनीतिक पुरस्कार कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है उनको ये कह दिया जाता है कि इनको राजनीतिक पुरस्कार मिल गया।
फिर भी विधि का प्रशिक्षण प्राप्त सामाजिक स्तर पर ऊंचा परिवार जिसने देश के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह बना ली हो वो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बता रहा हूँ कि 2021 में अपने भारत की ही एक चावला नाम की लेडी है, उसको किसी राज्य का, अभी मेरे को राज्य का नाम याद नहीं आ रहा, उस राज्य का न्यायाधीश बनाया गया है, जो अपने जयपुर के प्रागपुरा पावटा के पास गांव है, वहाँ की रहने वाली है, उसको न्यायाधीश बनाया गया है। कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से जीवन भर के लिए इसकी नियुक्ति होती है, किंतु 65 वर्ष की आयु और 15 वर्ष की सेवा के उपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण कर सकता है। 70 वर्ष की आयु और 10 वर्ष की सेवा के बाद त्यागपत्र दे सकता है और पद मुक्ति पर भी इनको वेतन भत्ते मिलते रहेंगे। महाभियोग का आधार क्या होता है इनका? देशद्रोह, दुर्व्यवहार, घूसखोरी का बड़ा आरोप लगता है। प्रतिनिधि सभा ऐसा प्रस्ताव स्पष्ट बहुमत से पास करती है, अर्थात सीनेट तो इनको नियुक्ति में समर्थन करती है, और यहाँ अगर हटाने की बात हो, महाभियोग की बात हो, तो प्रतिनिधि सभा ऐसे प्रस्ताव को बहुमत से पास करेगी। फिर इसके बाद कमेटी बनेगी और वह आरोप पत्र तय करेगी। फिर ये सीनेट में जाएगा। चर्चा के बाद समय सुप्रीम कोर्ट का जज अध्यक्षता करेगा। यदि उस पर स्वयं पर ऐसा प्रस्ताव हो तो वरिष्ठता के अनुसार अन्य जज करेगा। ऐसा प्रस्ताव 2/3 से सदन में पास होना चाहिए, अर्थात प्रतिनिधि सभा में तो बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, और सीनेट में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। सीनेट जज को हटाने के अलावा दंड भी दे सकती है। अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 3 के खंड 2 के अनुसार वार्षिक सत्र अक्टूबर का प्रथम सोमवार से अगले वर्ष जून तक चलता है। लगभग 3 महीने का अवकाश होता है। प्रधान जज विशेष सत्र बुला सकता है, न्यायालय प्रकरण सुनता है, बहुमत से निर्णय जिसे प्रधान जज घोषित करता है वही सत्र की अध्यक्षता करता है। बहुमत से निर्णय होता है और प्रधान जज इसको घोषित करता है। सामान्यतः न्यायालय किसी प्रकरण को 2 सप्ताह सुनता है। मंगलवार से शुक्रवार मुकदमे की सुनवाई की जाती है। शनिवार जजों की गुप्त बैठकें होती हैं और उसमें निर्णय तैयार किया जाता है तथा सोमवार को प्रधान जज निर्णय सुनाता है। अर्थात मंगलवार से शुक्रवार तक तो डिस्कशन होगा, फिर शनिवार को जज आपस में बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे, निर्णय तैयार करेंगे, और फिर जो सोमवार आएगा उसको ये निर्णय सुना देंगे। अधिकार क्षेत्र के मुकदमे संविधान या संयुक्त राज्य के कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न संधियों से उत्पन्न होता है। उनका संबंध राजदूतों, उपराजदूतों या मंत्रियों से है। नौसेना या सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र से है। किसी ऐसे विवाद से है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष है। कोई ऐसा विवाद जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो। कोई ऐसा विवाद जो एक राज्य तथा किसी अन्य राज्य के नागरिक या विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच हो, या कोई विवाद जो किसी राज्य व उसके नागरिकों के बीच हो, या कोई विवाद जो किसी राज्य के नागरिक तथा विदेशी राज्य या विदेशी नागरिकों के बीच हो। सुप्रीम कोर्ट में ही संघीय न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है और इसका निर्णय ही अंतिम होता है। सरल शब्दों में कहें तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र इस प्रकार से हैं कि किसी राज्य के विरुद्ध अमेरिकी सरकार कार्रवाई करे, किसी राज्य के खिलाफ किसी राज्य की कार्रवाई हो, ऐसा प्रकरण जिसमें मंत्री या राजदूत लिप्त हों, किसी राज्य की किसी अन्य राज्य के नागरिक या विदेशी के विरुद्ध कार्रवाई करना हो। शेष मामले राज्यों में स्थापित संघीय न्यायालयों में तय किए जाते हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परामर्श देने का काम सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता। अब है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा ने न्यायपालिका को सुप्रीम बना दिया है। न्यायिक समीक्षा न्यायालय किसी प्रशासकीय आदेश या कांग्रेस के कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि वह संविधान के प्रावधानों या कानून की वैध प्रक्रिया के प्रतिकूल है, और यदि किसी आदेश या कानून को रद्द किया जाता है तो फिर उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो ये जो बातें हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, ये न्यायिक पुनरावलोकन की बात हमारे भारत में भी अमेरिका से ली गई है। अब जो इसका जो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र था वो किस हिसाब से समझें, तो इसको समझने के लिए प्रधान जज थे मार्शल। उन्होंने मार्बरी बनाम मेडिसन केस 1803 का जो प्रकरण था उसमें उन्होंने फैसला किया कि थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति बने 1800 में। उनके कार्यकाल संभालने से पूर्व 4 मार्च 1801 को एडम्स और कांग्रेस ने न्यायिक कानून 1801 पास किया। किसने? एडम्स और कांग्रेस ने।
जो नए न्यायालय जजों की संख्या बढ़ाने और न्यायाधीश नियुक्ति की राष्ट्रपति को अधिक नियंत्रण देने से संबंधित था। यानी हम मारबरी और बनाम मेडिसन केस को पढ़ रहे हैं। उसमें क्या हुआ था कि जज कौन थे? मार्शल और मारबरी बनाम मेडिसन, जो 1803 का प्रकरण, उन्होंने थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति थे 1800 में, और उनका काम संभालने के से पहले 4 मार्च 1801 में एडम्स और कांग्रेस ने न्यायिक कानून 1801 पास किया, जो नए न्यायालय जजों की संख्या बढ़ाने और न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को अधिक नियंत्रण देने से संबंधित था। एडम्स और उनकी पार्टी आगामी राष्ट्रपति को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा कर रही थी। विलियम मारबरी कोलंबिया जस्टिस ऑफ पीस में नियुक्त थे, लेकिन उनका कार्यभार आदेश जारी नहीं किया गया। विलियम मारबरी जो कोलंबिया जस्टिस थे, लेकिन उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। मारबरी ने सर्वोच्च न्यायालय में नए राज्य सचिव जेम्स मेडिसन पर दबाव बनाने के लिए वाद दायर किया। मारबरी ने मेडिसन पर केस किया। यानी मारबरी कौन थे? विलियम मारबरी कोलंबिया जस्टिस थे, और मेडिसन कौन थे? राज्य सचिव थे। मारबरी ने सर्वोच्च न्यायालय में नए राज्य सचिव कौन थे? मेडिसन। अर्थात इन दोनों का विवाद मारबरी और मेडिसन केस हो गया, और राष्ट्रपति कौन से हुए? थॉमस जेफरसन। उनकी नियुक्ति के कागजात जारी किए जा सके। न्यायालय ने पाया कि मेडिसन का नियुक्ति के लिए मना करना गैरकानूनी था। मेडिसन को नियुक्त करना गैरकानूनी था, लेकिन मेडिसन को वाया परमादेश याचिका की मारबरी को नियुक्त करने के आदेश नहीं दिए जा सकते। मार्शल ने विस्तार से बताया कि परमादेश याचिका का निस्तारण ढूंढने का सही रास्ता है, लेकिन न्यायालय में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। मार्शल ने कारण बताया कि 1789 का न्यायिक कानून संविधान के साथ विसंगति रखता है। कांग्रेस को नियमित व्यवस्थापन जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सर्वोच्चता का क्लोज संविधान के पास कानून से पहले है। इस कारण मार्शल ने न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत विकसित किया। निहितार्थ क्या है इसके? न्यायिक समीक्षा के मार्शल के अनुसार संविधान लिखित दस्तावेज जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित व नियंत्रित करता है। संविधान अमूल विधि है जो कांग्रेस द्वारा निर्मित साधारण कानून से ऊंचा है। कांग्रेस का कोई कानून जो संविधान के प्रतिकूल है या मौलिक विधि का उल्लंघन करता है अवैध है, और इसलिए न्यायालयों को बाध्यकारी नहीं हो सकता। संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्ति तथा संविधान को बनाए रखने हेतु शपथबद्ध न्यायाधीशगण यह कामना करते हैं कि वे ऐसी घोषणा नहीं करें कि आश्वस्त हों कि कांग्रेस का कानून संविधान के विरुद्ध है। न्यायाधीश फ्रैंकफर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। यह प्रश्न आपके आ सकता है कि किस न्यायाधीश ने यह कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है? और ह्यूजे ये भी मुख्य है कि संविधान वही है जो जज कहते हैं, अर्थात वहाँ के जजों के बारे में ये कह दिया गया कि संविधान वही है जो जज कहते हैं। 1930 के महामंदी के वक्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा बनाई नवनिर्माण योजना लागू करने व कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम बनाया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। राष्ट्रपति ने क्रोध में कहा कि अमेरिकी संविधान के घोड़े व बग्घी के दिनों का अवशेष है। अब राष्ट्रपति ने क्रोध में कहा कि अमेरिकी संविधान क्या है? घोड़े व बग्घी के दिनों का अवशेष है, अर्थात प्राचीन है, अर्थात कालांकित हो चुका है। लोस्की ने कहा कि न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया जो राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र में बदलना चाहता था। प्रशंसक कहते हैं कि न्यायालय लोगों की स्वतंत्रताओं का रक्षक है, वही राष्ट्रपति व कांग्रेस के स्वेच्छाचारी कार्यों से उसकी रक्षा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन और अमेरिका के